प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कि 2025 में हम इंडियन स्टॉक मार्केट से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही ये मार्केट अपडेट वीडियो है तो यहाँ पे हम एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा वॉच करें। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि 2025 में स्टॉक मार्केट से हम किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसका पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी मेजर ब्रोकरेज हाउसेज हैं या फिर इंडिया में जो भी मेजर ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका एस्टिमेट जाने कि उनका क्या बोलना है कि इस साल के अंत तक निफ्टी और सेंसेक्स कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है या फिर किस लेवल पे बंद होगा। लाइक निफ्टी अभी देखें तो अबाउट 24,000 के आसपास है और सेंसेक्स अगर देखें तो 79,500 के आसपास। ऑफ कोर्स आज मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है तो मोस्टली जब आप देखेंगे ये वीडियो उस समय तक शायद निफ्टी और सेंसेक्स का नंबर्स और ऊपर जा चुका होगा। बट हाँ, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय के लगभग का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप मेजर वर्ल्ड वाइड देखें ब्रोकरेज हाउसेस का ना, तो निफ्टी का टारगेट्स तो गोल्डमैन सैक्स का बोलना है कि इस साल के अंत तक निफ्टी 27,000 के आसपास जा चुका होगा। 24,000 से 27,000। जेफरीज का बोलना है 26,600। बैंक ऑफ अमेरिका का बोलना है 26,500। सिटी का सबसे कम बोला गया है 25,000 वो बोल रहे हैं कि जाएगा साल के अंत तक। और अगर आप बीएससी का देखें, मतलब सेंसेक्स का टारगेट क्या है, तो एचएसबीसी ने सेंसेक्स का टारगेट दिया है 90,520 का और मॉर्गन स्टैनले ने दिया है 93,000 का। तो देखिए, और भी इंडियन प्लेयर्स भी है ना, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, बजाज ब्रोकिंग है, प्रभुदास लीलाधर और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो सबका अगर जो भी उन्होंने बोला है इसमें किसी ने कम बोला है, किसी ने ज़्यादा बोला है। लाइक गोल्डमैन सैक्स ने ज़्यादा बोला है थोड़ा 27,000 का, उसी तरह से सेंसेक्स का मॉर्गन स्टैनले ने 93,000 बोला है, थोड़ा ज़्यादा बोला है। और कुछ ने कम बोला है, लाइक सिटी ने निफ्टी का सिर्फ 25,000 बोला है। लेकिन इनका जब आप एवरेज निकालोगे ना सारे प्लेयर्स का, तो रफली 15 to 16% का रिटर्न आता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये एस्टिमेट है ना, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा एग्जैक्टली क्या होगा, कितना रिटर्न आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, एक एस्टिमेट है। और जो लास्ट वीडियो हमने पब्लिश किया था ना, मार्केट आउटलुक का वीडियो, उसमें हमने बोला था अबाउट 10% के आसपास का अगर रिटर्न आ जाए तो अच्छा रिटर्न माना जाएगा। इससे ज़्यादा आता है तो अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए। तो ये है एस्टिमेट, रफली इस तरह का परफॉर्मेंस हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जानना ये है कि मार्केट के हालात तो कोई खास अच्छे थे नहीं ना, मतलब अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो बहुत ख़राब थे। सितंबर लास्ट से एफआईआईज़ ने बहुत ज़्यादा बेचना शुरू किया। फिर जो सेकंड क्वार्टर का परफॉर्मेंस था, लाइक जीडीपी नंबर्स हो गए या फिर कंपनीज़ का परफॉर्मेंस हो गया या फिर दूसरे भी जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है, इन्फ्लेशन, तो सभी जगह हालात ख़राब थे। तो अब ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई चीज़ें इम्प्रूव करेंगी और थोड़ा, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर का अगर आप रिटर्न देखेंगे ना, तो शुरू में तो फर्स्ट हाफ का अगर देखेंगे तो बहुत तेज़ी से ऊपर गया था सब कुछ। तो वहाँ तो लग रहा था कि 20-30% रिटर्न आएगा लास्ट ईयर ख़त्म होते होते। लेकिन हाँ, बाद में बुरी तरह से मार्केट गिरा और अबाउट 8 to 9% का रिटर्न ही आया, जो कि ऑफकोर्स बुरा रिटर्न नहीं माना जाएगा क्योंकि कोविड के बाद से ही लगातार मार्केट बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज आउट होगा। इस साल भी रफली अबाउट, मतलब हमारा मानना तो 10% के आसपास है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर ब्रोकरेजेस का अगर आप एवरेज करेंगे तो अबाउट 15-16% के आसपास बोल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है अगर उस तरह का रिटर्न हम जनरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न बिल्कुल उठता है कि देखिए, ज़्यादातर चीज़ें तो नेगेटिव लग रही हैं, तो फिर जो भी रिटर्न बोला जा रहा है वो कैसे आएगा, मतलब उसका बेसिस क्या है। क्योंकि जिस तरह का नेगेटिविटी है उससे तो हो सकता है कि ये पूरा साल ही खराब हो जाए स्टॉक मार्केट के लिए। तो देखिए, जो भी पॉजिटिविटी बोला जा रहा है ना, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो एक बहुत बड़ा रीज़न है रेट कट। ठीक है, इन्फ्लेशन देखेंगे तो पहले के मुकाबले कम हो रहा है और आने वाले महीनों में और ज़्यादा कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि मोस्टली फूड इन्फ्लेशन के कारण ये बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो फूड इन्फ्लेशन धीरे धीरे आप देखेंगे ना, क्योंकि मानसून अच्छा रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा कम होगा, तो उसके कारण वहाँ फ़र्क पड़ेगा इन्फ्लेशन पे। और फिर फरवरी में अगर वहाँ तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तो बिल्कुल रेट कट आप देखेंगे और नेक्स्ट ईयर रेट कट बिल्कुल इंडिया में होगा। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ओवरऑल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है उसके कारण। उसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कोर्स गवर्नमेंट को भी पता है कि प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं, तो आरबीआई जिस तरह से रेट कट करके हेल्प करेगा इकोनॉमी को, उसी तरह से गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग और बढ़ाएगा ताकि ज़्यादा ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए, क्योंकि उससे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो वहाँ पे वो अपने एंड से करेंगे। बजट में भी आप देखेंगे कि इस तरह का कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट जरूर लेगा और लेना भी चाहिए।
और उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस, हाँ देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस फॉर्चुनेटली काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी हद तक लग रहा है कंट्रोल में रहेगा। रीज़न क्या है, यूएस में प्रोडक्शन थोड़ा बहुत आप उम्मीद कर सकते हैं, ट्रंप आएंगे थोड़ा प्रोडक्शन वहाँ बढ़ेगा, और साथ ही चाइना में डिमांड अभी भी मतलब उनका जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो 5% भी नहीं रहा है 2024, मुझसे भी कम 4.5% के आसपास, और इस साल भी नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने जा रहा है इकोनॉमी, तो ऑयल का डिमांड घटेगा, और बहुत ज़्यादा ऑयल का डिमांड चाइना से आता है। तो अगर चाइना में डिमांड वापस नहीं आता है, ओवरऑल प्रोडक्शन थोड़ा बहुत बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स ऑयल काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा, और हम मेजर इंपोर्टर हैं ऑयल के, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके अलावा प्राइवेट कैपेक्स, हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर तो कोई खास कैपेक्स कर नहीं रहा, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, ये नहीं बोल सकते, कर रहा है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है ना कि जिस तरह का होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो देखिए धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, और रेट कट जब स्टार्ट होंगे ना तो कैपेक्स और भी बढ़ेगा। तो इस साल एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पहले के मुकाबले वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखा जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे ना तो 75% के आसपास हो चुका है। तो इतना जब भी होता है उस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, प्राइवेट सेक्टर का बढ़ेगा, क्यों आप बोल सकते हैं कि भाई 100% तो हुआ नहीं, 75% 80% में क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो इसलिए कि जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं ना, लाइक आपको फैक्ट्री बनाना है या फिर मशीनरी खरीदना है, तो इस सब चीज़ों में टाइम लगता है, इसलिए आप वेट नहीं करेंगे कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाए तो मैं स्टार्ट करूंगा बनाना, ठीक है, आप पहले से स्टार्ट करते हैं, ताकि जब आप 90-95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक पहुंचे तब तक आपका जो नया प्रोडक्शन है ना वो स्टार्ट हो जाए। तो देखिए ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि मार्केट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम तो वैल्यूएशन है। देखिए मार्केट गिरा था, टोटली अग्री, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन अगर आप देखें इमर्जिंग मार्केट में तो सबसे ज़्यादा है, डेवलप्ड इकोनॉमी में भी यूएस के बाद सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन हमारा ही है। तो सिर्फ यूएस का ही वैल्यूएशन फिलहाल हमसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप मेजर इकोनॉमीज़ में देखें तो वैल्यूएशन पहले से थोड़ा कम है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप, जो कि बार बार मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। लार्ज कैप का रिलेटिवली वैल्यूएशंस देखें तो ठीक वैल्यूएशंस है, वहाँ पे कोई मेजर कंसर्न नहीं है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी वैल्यूएशंस ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम होगा जियोपॉलिटिक्स। तो एक तो ना रसिया यूक्रेन का लग रहा है काफ़ी हद तक, देखते हैं, ट्रंप बोल तो रहे हैं, देखते हैं आने के बाद क्या करते हैं। वहाँ पे वो बोल रहे हैं ख़त्म होगा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ ईरान में भी पहले के मुकाबले काफ़ी वीकनेस आया है, तो लेट्स सी वो भी अगर थोड़ा सेटल हो मामला, तो ये दोनों फ्रंट पे मोस्टली ऐसा लगता है कि थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट तो देखने को ऑलरेडी मिल रहा है, और इस साल लगता है कि थोड़ा और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में मैंने पहले भी आप लोग कई बार बताया, जो सबसे बड़ा रिस्क मुझे दिख रहा है ना वो है चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना बार बार ताइवान कर रहा है, और वो बस मौके के तलाश में। देखिए चाइना भी अब मतलब मिलिट्री वाइज वो थोड़ा स्ट्रांग बनना चाहता था ना, क्योंकि यूएस से वहाँ पे टक्कर होगा ताइवान में, और यूरोपियन कंट्रीज़ भी ऑफ कोर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। चाइना आपका अगर स्ट्रेंथ देखें तो मिलिट्री वाइज ऑल्सो, पैसा तो पहले से ही बहुत बड़ा है ना, इकोनॉमी बहुत बड़ा हो चुका है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो पैसे की कमी नहीं है वहाँ पे। वहाँ था मिलिट्री स्ट्रेंथ, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत स्ट्रांग हुआ है, मतलब यूएस के बाद ऑफ कोर्स चाइना है, और यूएस से जो उसका स्ट्रेंथ है ना वो धीरे धीरे पास आता जा रहा है। तो मोस्टली ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स में काफ़ी हद तक वहाँ पे पहुँच जाएगा चाइना। तो लेट्स सी, तो सबसे बड़ा जो जियोपॉलिटिकल रिस्क फिलहाल लग रहा है वो यही लग रहा है कि चाइना ताइवान पे कब अटैक करेगा। देखिए चाइना ताइवान पे जल्दी जल्दी अटैक करना चाहेगा ना, एक तो पहले से ही बोला था ताइवान मेरा है, तो वो एक चाहिए। दूसरा सेमीकंडक्टर फ्रंट पे, देखिए एआई सेमीकंडक्टर ना, सेमीकंडक्टर चाइना में बहुत बनता है, लेकिन वो बड़े बड़े सेमीकंडक्टर्स हैं ना जो कि रेगुलर यूज़ में होते हैं, जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स हैं वहाँ पे चाइना में बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। मोस्टली वो बाहर से ही लेता है, यूएस से टेक्नोलॉजी मिलता है, ताइवान से हेल्प मिलता है, क्योंकि यूएस का, ताइवान में भी यूएस का मोस्टली सेटअप किया हुआ है ना, हेल्प मिलता है यूएस से, तो इसीलिए ताइवान इतना ज़्यादा एडवांस्ड है सेमीकंडक्टर के मामले में। तो ऑफ कोर्स अगर चाइना किसी तरह से ताइवान पे कंट्रोल कर लेता है तो सेमीकंडक्टर्स में उसे बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और उसे वो चाहिए भी, क्योंकि एक एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए आपको आपके पास सेमीकंडक्टर का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो होना चाहिए। और यूएस ऑफ कोर्स वो फिलहाल, और यूरोपियन कंट्रीज चाइना को दे नहीं रहे, आने वाले समय में तो और भी नहीं देंगे, बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद कर रहे हैं। तो चाइना के लिए मेजर हेडेक है। तो ऑफ कोर्स चाइना चाहेगा जल्दी से जल्दी ताइवान पे कंट्रोल कर ले, ताकि ताइवान के पास ऑलरेडी जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं एटलीस्ट वो ले सके, और ऑफ कोर्स इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा चाइना को। इंडियन स्टॉक मार्केट के सामने एक और बड़ा हेडेक है एफआईआईज़ का ना, मतलब लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बेचा है उन्होंने,
लेकिन देखिए बेचा है बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल डेटा देखें तो जब भी हम बोलते हैं बेचा है तो हम सेकेंडरी डेटा की बात बोलते हैं ना, सेकेंडरी मार्केट में बेचा है, ठीक है, जहाँ पे स्टॉक्स का बाय एंड सेल होता है, सेकेंडरी मार्केट। लेकिन अगर आप प्राइमरी डेटा भी अगर इंक्लूड करें, प्राइमरी मीन्स हुआ ना आईपीओज, आईपीओज में भी तो वो अप्लाई करते हैं, और साथ ही क्यूआईपी, क्यूआईपी मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। तो देखिए अगर आप सेकेंडरी मार्केट में देखें ना तो 1.21 लाख करोड़ का उन्होंने बेचा है 2024 में। लेकिन ये जो प्राइमरी मार्केट है ना, मतलब आईपीओ और क्यूआईपी का, वहाँ पे 1.22 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो अगर इन दोनों को अगर आप इंक्लूड करें तो नेट फ्लो पॉजिटिव है, मतलब बहुत छोटा पॉजिटिव है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है, कुछ करोड़ का पॉजिटिव है। तो देखिए एफआईआई सही बात है, सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक्स थोड़े ओवर वैल्यूड हैं, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन था तो उन्होंने बेचा है। लेकिन आईपीओज में तो उन्होंने खरीदा है, तो ऐसा नहीं कि इकोनॉमी को लेकर कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव है, एटलीस्ट ये हमें पता चलता है। सेकेंडरी मार्केट का मोस्टली जो ओवर वैल्यूएशन है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण उन्होंने बेचा है। और आईपीओज या फिर क्यूआईपी में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिलता है ना, कि ऐसा नहीं कि एफआईआई को लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी बेकार है, अच्छा नहीं कर रहा है, फिर आने वाले समय में अच्छा नहीं करेगा। मतलब स्मॉल हिकअप था जो कि मोस्टली ना रिकवर कर लेंगे, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी यही लगता है, अगर नहीं लगता तो आईपीओ में भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो इसको आप इस तरह से देखें, हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो इस तरह से देखेंगे तो आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं लगेगा। और इंडियन मार्केट का जब वैल्यूएशन थोड़ा और अट्रैक्टिव होगा ना, जो परफॉर्मेंस है थोड़ा इंप्रूव होगा इकोनॉमी का या कंपनीज का, तो वहाँ पे फिर से एफआईआईज का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। एफआईआईज तो बेचना खरीदना चलता रहता है, एक वो। दूसरा एक और नेगेटिव आप लोग को सुनने को मिलेगा ना, बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हैं, वो बोलेंगे कि जीएसटी का नंबर जो आया है ना दिसंबर का, ग्रोथ सिर्फ 7.3% का आया है। तो आपको पता है लोग कैसे वहाँ पे बोलेंगे ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन देखिए जीएसटी का नंबर इस तरह से, मतलब कोई भी डेटा अगर आप सिर्फ स्टैंड अलोन एक महीने का आप नहीं दे समझना है अगर आपको अच्छी तरह से, तो आप एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का डेटा देखेंगे, उससे आपको सही जानकारी मिलेगी हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ जैसे आप अप्रैल से देखें ना, 2024 2025, ठीक है, लास्ट ईयर और इस साल का फाइनेंशियल ईयर, तो देखिए अप्रैल में 12.4% का जीएसटी का ग्रोथ आया था, मई में 13.6, जून में देखिए क्वार्टर एंड में देखिए कितना कम हो गया, 7.6%, बिल्कुल नीचे चला गया। उसी तरह से सेकंड क्वार्टर देखिए, जुलाई अच्छा 10.2% का ग्रोथ, अगस्त अच्छा 9.9% का ग्रोथ, सितंबर में देखिए बिल्कुल नीचे चला गया 6.4% का ग्रोथ। उसके बाद अगेन अक्टूबर 8.9%, नवंबर 8.5% और दिसंबर में फिर कम हो गया 7.3%। तो देखिए एक तो बिल्कुल सही बात है कि कंजम्पशन में प्रॉब्लम तो है इंडियन इकोनॉमी में, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जीएसटी का जो ग्रोथ है आप देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहा है ओवरऑल, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हाँ, लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना है कि ये जो एक क्वार्टर के एंड में जो अचानक ये नीचे चला जाता है ना, उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है रिफंड्स का, क्योंकि जीएसटी में रिफंड्स भी होता है ना, रिफंड भी अच्छा खासा होता है। इसीलिए जनरली आप देखें क्वार्टर के लास्ट में ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जीएसटी के नंबर्स अगर आप देखें तो ऑफकोर्स पहले से कम रहा है ग्रोथ अगर आप देखें, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि हमें पता है कंजम्पशन तो घटा ही नहीं, और ऑफकोर्स वो आने वाले समय में इंप्रूव करेगा। तो वहाँ से जीएसटी के नंबर्स भी आप देखेंगे कि इंप्रूव करेगा, अभी मतलब बुरा तो है नहीं, ऑलमोस्ट 1.8 का है। और मैं तो काफ़ी समय से आप लोग बोलो, इस साल आप बिल्कुल देखेंगे कि हम 2 लाख करोड़ का जो नंबर है ना, मतलब लास्ट टाइम अप्रैल में हम क्रॉस किए थे 2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25, और इस साल आप देखेंगे कि कुछ मंथ्स में बिल्कुल हम ये 2 लाख जो करोड़ का फिगर है हम क्रॉस करेंगे जीएसटी में। पैसेंजर व्हीकल का भी डेटा आया है, तो देखिए H1 तो अच्छा नहीं रहा था ना, कार सेल्स बिल्कुल सही बात है, कुछ सालों तक बहुत अच्छा किया, सिक्लिकल है, बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है ऑटो। उसके बाद फिर H1 में तो थोड़ा डाउन रहा, लेकिन अब मतलब इस क्वार्टर का देखेंगे, लास्ट क्वार्टर का ना, तो ठीक रहा है। मतलब ओवरऑल साल का भी 2024 का देखें तो अबाउट 4.3 मिलियन यूनिट्स कार सोल्ड हुए हैं, तो अच्छा फिगर है, मतलब अब तक का तो हाईएस्ट है। और जो लास्ट क्वार्टर का देखें ना, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों में सेल्स अच्छा हुआ है पहले के मुकाबले, मतलब बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो ये भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है कि भाई चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स बुरी थी लेकिन हम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। आने वाले समय में सेकेंड हाफ में चीज़ें थोड़ा इंप्रूव होंगी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से चीज़ें और भी ज़्यादा इंप्रूव होंगी। और अप डाउन तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गया है इंडियन इकोनॉमी में, वो सिक्लिकल प्रॉब्लम था जो कि आया, ज़्यादातर जो बुरी चीज़ें थी हो गई। अब यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें इम्प्रूव होगा।
सो नाउ आज स्टॉक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस किसका करना जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले डिस्क्लेमर, किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करना है, सेल करना है, जो भी करना है खुद का रिसर्च करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए आज आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेरी आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ना, कि रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्या हो गया। क्योंकि पहले तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक हुआ करता था ना, लेकिन पिछले कुछ सालों से बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले सिंपल फंडामेंटल में ये जो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा उससे ही आपको क्लियर पता चल जाएगा कि भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप ना, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, हाँ क्या आपको दिख रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स 6% का आपको दिख रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स -1%। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे बड़ा, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, इसके बारे में पहले भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देखें आप कंपनीज़ का। यहाँ पे देखें ना 9% के आसपास। तो मतलब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना इक्विटी, तो 9% के रिटर्न के लिए, मतलब आजकल तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाले हैं तो डेट में ही आपको 8-9% मिल जाएगा। हाँ तो इक्विटी में इतना ज़्यादा रिस्क लेकर ROE 9% का, तो इसीलिए मतलब रिटर्न्स आप देखें ना, CAGR रिटर्न्स देखें तो 1 ईयर में तो -5% दिख रहा है, 3 ईयर में 3% का दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए देखो बिजनेस में तो यहीं से आपको पता चल गया ना कि भाई ऐसा कुछ तो है नहीं कि, तो फिर रिटर्न क्यों आएगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तब तो रिटर्न आएगा। और इसके बाद वैल्यूएशंस अगर आप देखें ना, तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फिलहाल भी है, मतलब अभी अबाउट 25 के आसपास है, 24.5 के आसपास पी रेशियो इनका। और लॉन्ग टर्म एवरेज भी देखेंगे ना, अगर 3 ईयर का इनका देखेंगे लॉन्ग टर्म एवरेज, तो 25.5 के आसपास है। और 5 ईयर का अगर लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे तो 26 के आसपास है। तो देखिए फंडामेंटल वाइज जो अभी हमने देखा तो वहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन हाँ वैल्यूएशन वाइज एटलीस्ट आप ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म एवरेज देखें, मीडियम टर्म एवरेज देखें, तो पहले के मुकाबले वैल्यूएशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुआ है। तो उसको देख कर ऐसा बोला जा सकता है कि डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड है, बोला जा सकता है। होगा क्या नहीं होगा देखना होगा। और यहाँ से थोड़े बहुत रिटर्न्स और एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, और एटलीस्ट डाउन साइड लिमिटेड है। लेकिन हाँ यहाँ से ये जो भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं या फिर जो होगा उसके बारे में ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा होता है ना, कुछ लोग मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑल दैट, यहाँ से ऐसा कुछ नियर फ्यूचर में तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखिए ऑफ कोर्स ये तो जो भी हमने देखा पास्ट डेटा देखा ना, फ्यूचर क्या, तो उसको समझने के लिए आपको बिजनेस समझना पड़ेगा इनका। तो बिजनेस देखिए ऑयल टू केमिकल इनका मेजर बिजनेस है ना। ये क्या करते हैं कि ऑयल इंपोर्ट करेंगे, क्रूड ऑयल, और फिर उसको रिफाइन करके उसको बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो बिज़नेस है क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग बिजनेस, ये इसको मैच्योर बिजनेस आप बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बहुत ज़्यादा सिक्लिकल भी होता है, अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। और मैच्योर बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन ग्रोथ नहीं आता है, थोड़ा बहुत ग्रोथ जो है वही बना रहेगा। मतलब सिक्लिकल है ना, कभी फेवरेबल होगा तो थोड़ा ग्रोथ आएगा, नहीं होगा तो नीचे चला जाएगा, इसी तरह से, ठीक है। तो लेकिन हाँ बिजनेस का भी अगर आप परसेंटेज देखें रेवेन्यू वाइज तो अभी बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 52% के आसपास ऑयल टू केमिकल है रेवेन्यू वाइज, सेल्स वाइज बहुत बड़ा पोर्शन है इनका। और ये मैच्योर्ड बिजनेस है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस तरह के बिजनेस से फ्यूचर में नहीं रखना चाहिए। और इसीलिए रिलायंस भी, उन्हें भी पता है, इसीलिए उन्होंने डाइवर्सिफाई किया ना। तो डाइवर्सिफिकेशन में देखिए उनका डिजिटल जियो अगर देखें ना, तो अबाउट 14-15% के आसपास रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है रिलायंस का। अगर आप बिजनेस वाइज देखें ना, तो ऑयल टू केमिकल वहाँ तो प्रॉब्लम है ही है। देखिए ज़्यादातर ऑयल ना, क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करते हैं, रुपये फिलहाल डिप्रिसिएट कर रहा है, तो उसका एक प्रेशर पड़ेगा कॉस्ट पे उनका ना। तो फिलहाल तो नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा वहाँ से पॉजिटिविटी है। तो वो बड़ा सा बिजनेस फिलहाल तो यही लग रहा है कि अभी भी डाउन ही रहेगा, सबसे बड़ा बिजनेस वो। उसके बाद देखिए जियो अगर आप देखें ना, तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्राइसेस उन्होंने बढ़ाया है, मतलब एयरटेल को तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। लेकिन जियो के साथ क्या हुआ ना, प्राइसेस बढ़ाने के बाद इसके बहुत सारे कस्टमर्स निकल गए। देखिए एयरटेल और जियो में डिफरेंस क्या है ना, एयरटेल पहले से ही उनका प्राइसिंग ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी जाते हैं उन्हें पता है कि भाई यहाँ प्राइसिंग ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन हाँ उन्हें लगता है क्वालिटी अच्छा रहेगा, इसलिए एयरटेल के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन जियो के साथ पहले क्या था कि ऑलमोस्ट ये तो फ्री था ना, शुरू में जब लोग आए थे फ्री सब कुछ कर दिया गया था, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस बढ़ा और अब अचानक ही ना 25% के आसपास प्राइस बढ़ गया। तो नेचुरली यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि भाई यहाँ प्राइसिंग हमेशा कम रहेगा,
तो हमारे लिए अच्छा है। तो जब ये प्राइसिंग का प्रेशर पड़ा तो ऑफ कोर्स काफ़ी लोग यहाँ से निकल गए और बीएसएनएल में लोग चले गए क्योंकि वहाँ प्राइसिंग कम है। उसी तरह से रिटेल भी देखें तो पिछले कुछ सालों से कोई खास परफॉर्मेंस प्रॉफिट वाइज में बोल रहा हूँ वहाँ भी नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे जियो को मोस्टली ऐसा लग रहा है कि इस साल वो ना लिस्ट करेंगे अलग से, तो वो देखना होगा जियो लिस्टिंग के बाद कैसा चलता है। और फिर ऑफ कोर्स रिटेल भी आने वाले कुछ सालों में अलग से लिस्ट होगा। दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।